हेलो स्टूडेंट्स। तो आप लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान का पहला पाठ प्रकाश का परावर्तन, जिसका ये 5वां भाग है। इससे पिछले वीडियो में हमने गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का निर्माण पढ़ा था। अब इस वीडियो में इस अध्याय के बचे हुए थ्योरी के टॉपिक पढ़ेंगे। बाकी फिर अगले वीडियो से इनके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करवाएंगे। तो ये जो वीडियो है इसमें हमें सबसे मुख्य बातें पढ़नी है चिन्हों की परिपाटी, क्योंकि सवाल लगाने में चिन्हों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो चिन्हों को समझने के लिए यानी कि गोलीय दर्पण की चिन्हों की परिपाटी और टेबल बनाएंगे जिसमें बताएंगे कि कौन चिन्ह कैसा होता है। इसको समझने के लिए सबसे पहला काम ये करेंगे कि हम एक दर्पण चाहे उत्तल या अवतल कोई बनाते हैं। मान लीजिए उत्तल बना लेते हैं, तो बना लिया। अवतल बना लेते हैं, अवतल दर्पण। तो यहाँ पे P है, F और ये C, ऐसा हो गया। अब इसमें हम एक प्रतिबिंब भी बनाकर दिखा देंगे। अब जैसे कंडीशन कोई रखते हैं, मान लीजिए कंडीशन ये रखा, नहीं कंडीशन रखना क्या हो तो ऐसे समझ लेते हैं। इसको हम थोड़ी देर के लिए निर्देशांक ज्यामिति की तरह पढ़ेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब ये होता है कि जैसे दर्पण का ध्रुव, इसको हम मान लेंगे मूल बिंदु, यहाँ से ऐसे पार्टीशन करें अगर, तो मूल बिंदु की तरह, यानी ये हो गया y अक्ष, ये हो गया x अक्ष। इसका नियम ये होता है कि अगर ऊपर जाएंगे तो प्लस रहेगा, नीचे आएंगे तो माइनस रहेगा, दाएं जाएंगे प्लस रहेगा, बाएं जाएंगे तो माइनस रहेगा। बस इतनी बातें समझ कि ऊपर प्लस, नीचे माइनस, दाएं प्लस, बाएं माइनस। अब इसी के आधार पर चिन्हों की परिपाटी है। अब उसको बना के पूरी बातें बताते हैं। जैसे यहाँ पहले पद लेते हैं, कौन कौन से पद, और पद के बाद फिर अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के लिए चिन्ह और उत्तल दर्पण के लिए चिन्ह। तो पद में पहले बात करते हैं फोकस दूरी f की। फोकस दूरी को f से प्रदर्शित करते हैं। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है माइनस की, उत्तल की होती है प्लस। कारण ये होता है कि अवतल दर्पण में फोकस बाएं तरफ होता है, उत्तल दर्पण में दाएं तरफ होता है। तो बाएं के कारण माइनस, दाएं के कारण प्लस। फिर बात करें वक्र त्रिज्या की। तो वक्र त्रिज्या अवतल दर्पण में बाएं तरफ होती है माइनस, उत्तल में दाएं तरफ होती है प्लस। ये हो गया। अगली बात करें, अब हम बात कर लेते हैं वस्तु की दूरी। तो चाहे उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल, वस्तु हमेशा बाएं ही रखते हैं, तो वस्तु हमेशा माइनस रहेगी, u का मान हमेशा माइनस। अब बात करें प्रतिबिंब यानी v का मान। तो v के मान में कंडीशंस है। v के मान में ये देखेंगे कि अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो, यानी काउंटिंग कर लेते हैं 1 2 3 4। अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो माइनस रहेगा, लेकिन अगर प्रतिबिंब आभासी हो गया तो v का मान प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे v का मान उत्तल या अवतल से मतलब नहीं, बल्कि वास्तविक आभासी से मतलब। जैसा जानते हैं उत्तल दर्पण में सिर्फ आभासी ही बनता है, तो यहाँ पे तो प्लस ही रहेगा। और अवतल में पढ़े हैं इससे पिछले वीडियो में कि कुछ कंडीशंस में वास्तविक होता है और कुछ में क्या 5 स्थितियों में वास्तविक होता है, सिर्फ एक में ही आभासी होता है। तो 5 स्थितियों माइनस में मान आएगा, लेकिन जब आभासी वाला आ गया 6वीं स्थिति तो प्लस में आ जाएगा। ये तो हो गया प्रतिबिंब। अब बात करते हैं वस्तु की ऊंचाई यानी ओ। तो वस्तु हमेशा सीधी रखी जाती है, तो सीधी के लिए प्लस। तो यहाँ पे प्लस। अब आते हैं प्रतिबिंब की बात करते हैं आई। प्रतिबिंब कभी सीधा बनता है कभी उल्टा बनता है।
क्योंकि वस्तु तो हमेशा सीधा होता है, तो सीधी के लिए प्लस कर दिया, सीधी ये रहती है। अब प्रतिबिंब में क्या है, कभी प्रतिबिंब बना सीधा, कभी बना उल्टा। अगर प्रतिबिंब सीधा बनता है तो रहेगा प्लस, अगर प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो रहेगा माइनस, क्योंकि अवतल दर्पण में 5 स्थितियों में उल्टा बनता है, एक स्थिति में सीधा बनता है, जबकि उत्तल में क्या है, 2 स्थितियां हैं, दोनों में सीधा ही बनता है, तो उत्तल में तो प्लस ही रहेगा। अब बात करते हैं आवर्धन की, नंबर 7 आवर्धन, जिसे m से प्रदर्शित करते हैं। अब आवर्धन की बात करें तो आवर्धन में भी वही कंडीशन है, वास्तविक और आभासी की। अगर वास्तविक है तो माइनस में आवर्धन रहेगा, तो 5 स्थितियां वास्तविक ही होती हैं, और जब आभासी हो जाएगा प्रतिबिंब तो प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, उत्तल में तो आभासी ही रहता है, तो यहाँ पर प्लस। बाकी वस्तु की जैसे हमने बात की, वस्तु हमेशा बाएं होती है, बाएं ओर, तो वस्तु तो बाएं है, तो माइनस ही रहेगा। फोकस की बात करें, इसमें बाईं तरफ होती है, इसमें दाईं तरफ। वक्रता त्रिज्या की बात करें, इसमें बाईं तरफ होती है, इसमें दाईं तरफ होती है। तो ये जो टेबल है इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो पूरी बातें इसी में बता दी गई जो सवाल लगाते समय। बस प्रश्न में ये समझना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति है, उसी के आधार पर नाम रखेगा। एफ से फोकस दूरी, आर से वक्रता त्रिज्या, यू से वस्तु की दूरी, वी से प्रतिबिंब की दूरी, ओ से वस्तु की लंबाई, आई से प्रतिबिंब की लंबाई, एम से आवर्धन। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये तो हो गया है गोली दर्पण की चिन्हों की परिपाटी। अब बात करते हैं सूत्रों की। तो दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र का यूज तो सवालों में करेंगे, यहाँ पे सूत्र जान लेते हैं, सूत्र होते कौन कौन से हैं। दर्पण सूत्र, तो दर्पण सूत्र जो है वो ये है, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/q। ये सूत्र, यानी 1/, फोकस दूरी बराबर 1/, प्रतिबिंब की दूरी प्लस 1/, वस्तु की दूरी। जहाँ पे f है फोकस दूरी, u है वस्तु की दूरी, v है प्रतिबिंब की दूरी। तो ये सूत्र हो गया। हाँ, जरूरत के अनुसार चाहे तो इस सूत्र को किस तरह से यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए तो f है, अगर हमें v का मान निकालना है तो क्या करें, 1/v, तो 1/f है, u हो गया पक्षांतर, ये सूत्र बन गया। तो सूत्र से सूत्र, अगर हमें u निकालना है तो 1/u बराबर 1/f तो है ही, 1/v चला जाएगा। यानी इस एक सूत्र से 3 सूत्र बन जाते हैं। वो तो जरूरत के अनुसार चाहे इनको याद कर लीजिए, चाहे इसी सूत्र को सवाल लगाते समय पक्षांतर कर देते। तो ये दर्पण का सूत्र होता है, इसको याद रखें। इसके अलावा एक सूत्र और है जो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध स्थापित करता है, यानी कि एफ हुआ आर के बीच संबंध बताने वाला, बीच संबंध। तो यहाँ बात कर लेते हैं, एफ तो जान ही रहे, आर होती है वक्रता त्रिज्या। इसका सूत्र है एफ इक्वल टू आर बाई 2, मतलब कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की अधिक होती है, क्योंकि इससे पहले पढ़े हैं कि जो मुख्य फोकस होता है वो वक्रता केंद्र का आधा होता है। मतलब अगर वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी 10 ही सेंटीमीटर। इस सूत्र को चाहे ऐसे लिख दें, आर इक्वल टू 2f, मतलब कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुनी। तो चाहे ये कहें कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, और चाहे ये कहें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, बात एक ही है। तो ये सूत्र क्लियर हो गए हैं। अब इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
अब इसके बाद एक और टॉपिक है रेखीय आवर्धन। जैसा अभी हमने पढ़ा था आवर्धन, आवर्धन को प्रदर्शित करेंगे एम से। तो टॉपिक क्या है, रेखीय आवर्धन। आवर्धन यानी मैग्निफिकेशन, यानी छोटे से बड़ा, कोई कितना गुना दिखता है, यही होता है आवर्धन, जिसे प्रदर्शित करेंगे एम से। तो आवर्धन का सूत्र क्या होता है, आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की दूरी बटा वस्तु की दूरी। या एक और कंडीशन होती है, प्रतिबिंब की लंबाई बटा वस्तु की लंबाई। सूत्र साफ तरह से लिखा गया, एम बराबर वी बटा यू बराबर आई बटा ओ, जिसमें वी प्रतिबिंब की दूरी है, यू वस्तु की दूरी, आई प्रतिबिंब की लंबाई, ओ वस्तु की लंबाई। इसको ऐसे लिखें या फिर जरूरत के अनुसार एम बराबर वी बटा यू कर देंगे, जरूरत के अनुसार एम बराबर आई बटा ओ कर लेंगे, और जरूरत के अनुसार वी बटा यू बराबर आई बटा ओ। जैसा जरूरत होगा सूत्र को वैसे ही यूज कर लेंगे। अब परिभाषा क्या बनती है कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। तो ये बात क्लियर होनी चाहिए कि प्रतिबिंब की दूरी तथा वस्तु की दूरी के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। प्रतिबिंब की दूरी ऊपर लिखा गया, वस्तु की दूरी नीचे रखा गया। और चिन्ह परिपाटी में बताए हैं कि रेखीय आवर्धन का मान प्लस भी होता है और माइनस भी होता है। ये इस बात पर डिपेंड करता है कि हमारा जो प्रतिबिंब बन रहा है वो आभासी है कि वास्तविक है। वैसे जब सवाल लगाते हैं तो v का मान अधिकतर माइनस ही रखा जाता है, ये अवतल दर्पण कंडीशन में। तो ये सूत्र है आवर्धन का। और एक बात और, आवर्धन का मान कभी एक से कम भी होता है, यानी कि किसी कंडीशन में एक से कम होता है, यानी कभी एक से कम, कभी एक, तो कभी एक से अधिक होता है। ये अलग अलग बातों पे डिपेंड करता है। तो आवर्धन होता है कि प्रतिबिंब कितने गुना, जैसे क्वेश्चन आ गया कि कोई वस्तु 5 सेंटीमीटर, प्रतिबिंब 3 गुना बना, तो 3 गुना का मतलब आवर्धन क्या है, 3 है। तो ये गुना दिखाता है। तो ये बात याद रखेंगे, आवर्धन का मान धनात्मक भी होता है, ऋणात्मक भी होता है, आवर्धन का मान एक से कम भी होता है, एक भी होता है, एक से अधिक भी होता है, लेकिन अधिकतर अधिक ही होता है। तो कम और अधिक वाली बात भी याद रखें। तो ये होता है देखिए आवर्धन। अब इसे बात करते हैं दर्पण के उपयोग की। तो मुख्य बात ये समझेंगे जैसे उत्तल और अवतल दर्पण। तो उत्तल दर्पण का अधिकतर यूज किया जाता है दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने के लिए, वहीं पर अवतल दर्पण का यूज किया जाता है छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए। दोनों में अंतर है। यानी जो उपयोग है, जो अवतल दर्पण है, मेन प्रयोग बता रहे हैं, अवतल दर्पण का है छोटी वस्तु को बड़ा देखने, जैसे कि दाढ़ी बनाने के शीशा अवतल दर्पण होता का यूज करते हैं ताकि छोटी छोटी दाढ़ी बड़ी दिखे, या डॉक्टर भी और यूज करते हैं, मतलब जहाँ भी छोटी चीजों को बड़े देखना। और जो उत्तल का यूज होता है वो होता है दूर की वस्तु स्पष्ट देखने, जैसे गाड़ियों में लगाया जाता है। अब दूर से गाड़ी आ रही पीछे से, तो उसको स्पष्ट देखने के लिए उत्तल दर्पण यूज करते हैं, स्पष्ट देखने। यही मेन इनका होता है उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग छोटी वस्तुओं को बड़ा देखने में, और उत्तल दर्पण का उपयोग दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने में। तो ये जो टॉपिक है ये थ्योरी के टॉपिक हो गए हैं। अब न्यूमेरिकल्स करवाने हैं, तो इस वीडियो को यहीं समाप्त करेंगे। अगले वीडियो से भौतिक विज्ञान के इस पाठ के आंशिक प्रश्न हल करवाए जाएंगे।